अब आ जाओ, देखो ध्यान से। अकबर चल रहा था, है ना। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग अकबर को पढ़ रहे थे, और कल के क्लास में हमने देखा कि कैसे अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, है ना। 5 नवंबर 1556 में जो युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच, उस युद्ध को जीतने के बाद अकबर अब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ना। अब ये अगर जो पढ़ा नहीं होगा ये क्लास, आज सुबह में यूट्यूब पे कल का क्लास डाउनलोड कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। और तुम लोग बड़ा कंजूस आदमी हो, अरे कम से कम वीडियो देखा करो तो लाइक कर दिया करो, अरे कमेंट, थोड़ा समय रहे तो कमेंट कर दो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अच्छा कुछ लिख दो, खराब लगे तो भी लिख दो भाई खराब लगा, कुछ तो लिखो। अब आ जाओ, तो जो लोग नहीं देखें इसके पहले का क्लास, पीछे वाला वीडियो आप देख लो, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आपका शुरू हो रहा है अकबर। अब ध्यान से सुनो सभी लोग, अब इधर देखो। तुम लोग यार किताब खोल के बैठ जाते हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। किताब तो कहीं पे भी, घर पे भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए अकबर के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि कहानी तो थोड़ा सा चला, पूरा पानीपत का युद्ध कैसे अकबर जीता, हेमू की मृत्यु कैसे हुई, ये सारी जानकारी हम कल के क्लास में पढ़ चुके थे। और ये भी हम पढ़ चुके थे कि जो अकबर था, अकबर किस उपाधि को लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो क्या उपाधि का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पादशाही गाजी। इस उपाधि मतलब इस नाम को लेकर ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और मैंने उसके बाद कहा था कि कुछ इसके संबंध में जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसकी माँ का नाम क्या नाम है? हमीदा बानो बेगम इसकी माँ का नाम था। और इसके बचपन का क्या नाम था? जलाल था। और इसके गुरु का नाम अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। और इसका जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। और ये सबसे पहले जो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है वो कचवाहा राजपूतों के साथ करता है, जिसमें बिहारी मल या फिर हारमल की पुत्री थी हरखा बाई। क्या नाम था? हरखा बाई। उसी हरखा बाई को हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जोधा बाई के नाम से जानते हैं। उससे अकबर विवाह करता है और उसी जोधा बाई से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था सलीम, है ना। सलीम वही बाद में जाके किस नाम से प्रसिद्ध होता है? जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। और अकबर के बाद अगला शासक वही आएगा, ठीक है। तो आगे हम और चलते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अकबर में हम चल रहे थे तो हमने उतना पॉइंट देख चुका था। क्या ठीक पॉइंट हो गया था भाई? चलो आज से पहला एक, आज के क्लास का पहला पॉइंट है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न बहुत बार आपके वनडे एग्जामिनेशन में और तो और आपके जो पीसीएस लेवल का, जो पीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आता है, प्रीलिम्स में। तो कहता है कि अकबर से संबंधित जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि अकबर के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार रहते थे जिसका नाम आपको पता होगा, तानसेन। क्या नाम था? तानसेन। ये याद रखना कि अकबर के दरबार में, अभी देखो इससे संबंधित बहुत जानकारी निकल के आएगा। अकबर के, लिखना नहीं अभी, दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार कौन रहता था? तानसेन रहते थे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अकबर के दरबार में जो संगीतकार थे, संगीतकार, तो संगीतकारों की संख्या कई सारी थी, है ना। केवल तानसेन ही नहीं थे, बहुत सारे संगीतकार थे। लेकिन उन सभी संगीतकारों में जो सबसे प्रसिद्ध थे वो थे तानसेन, है ना। अब देखो और कौन कौन था। तो पहले नंबर पे तो अकबर के दरबार में तानसेन ही थे, है ना। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं बाबा रामदास। कौन थे? बाबा रामदास। तीसरा जो संगीतकार था अकबर के दरबार में उनका नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था? बाज बहादुर। एक और संगीतकार थे जिसका नाम था बैजू बावरा। क्या नाम था?
बैजू बाबरा, बैजू बाबरा। और एक और थे, इनसे हट के थे, ये दरबार में नहीं रहते थे। एक और संगीतकार थे जिनका जिक्र हम मुगल वंश में जब पढ़ते हैं अकबर के बारे में तो उनका नाम आता है हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पीसीएस में एग्जाम में आया था आपके प्रश्न, ठीक है ना। तो क्या नाम था? हरिदास। अब देखो ये पांचों के पांचों अकबर के शासनकाल में क्या थे? संगीतकार थे। इसमें से जो ये ऊपर से आप 4 संगीतकारों का नाम देख रहे हो, ये चारों के चारों अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन जो हरिदास थे वो अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे, लेकिन एक महान संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे, ठीक है ना। तो आपको इनका नाम याद रखना होगा कि अकबर के दरबार में जो संगीतकार रहते थे उनका क्या नाम था बाबू? तानसेन, बाबा रामदास, बाज बहादुर और बैजू बाबरा। हरिदास के बारे में थोड़ा सा एक मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ से। जो हरिदास थे, जो संगीतकार थे, ये वृंदावन में रहते थे। कहाँ रहते थे? वृंदावन में। और वृंदावन में भक्ति, भगवान की भक्ति में हमेशा जो है लिप्त रहते थे, भगवान के लिए गाना गाते थे, भगवान के लिए ही जो संगीत लिखते थे या गाते थे सब भगवान के लिए करते थे। और इनका संगीत इतना प्रसिद्ध था कि कहा जाता है कि अकबर उनके संगीत को सुनने की इच्छा प्रकट किया था और अपने सेनापति को भेजा था, कहा था कि जाओ और हरिदास को वृंदावन से बुला कर लाओ मेरे दरबार में, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ, मैं उनका संगीत देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। जब सैनिकों ने कहा कि आपको सुल्तान बुला रहा है, अकबर बुला रहा है, सम्राट दिल्ली का, तो हरिदास ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हरिदास मना कर दिए, ठीक है। हरिदास ने कहा कि मैं केवल भगवान, अपने भगवान के लिए गाना गाता हूँ, मैं तुम्हारे सुल्तान के लिए या फिर तुम्हारे शहंशाह के लिए मैं गाना नहीं गाऊंगा, मेरा गाना केवल मेरे भगवान के लिए है। तो अब जाके कहा, ठीक है ना, सैनिक कहा कि वो आने से मना कर दिया, कह रहा है कि मैं तुम्हारे राजा के लिए गाना नहीं गाऊंगा, मैं अपने भगवान के लिए गाना गाता हूँ। तो ऐसा मान्यता है, कहा जाता है कि अकबर खुद चल के इनकी कुटिया में आया हुआ था और आया और इनका संगीत सुना था, ठीक है। और इतना अच्छा गाते थे कि वहाँ के लोग भाव विभोर हो जाते थे, संगीत में ही उस रस में डूब जाते थे, संगीत के रस में, बहुत अच्छा गाते थे। अब सुनो, अब ये तो नाम आपको याद होना चाहिए। अब एक नाम हम पकड़ते हैं किसका? तानसेन का। किसका? तानसेन। अब तानसेन से संबंधित इतने ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जामों में बने हैं। कहा जाता है कि तानसेन अकबर के दरबार में ऐसा संगीतज्ञ था, कहा जाता है कि जब वो गाना गाने लगता था तो बरसात होने लगती थी, जब वो गाना गाता था तो चारों तरफ आग लग जाता था, है ना। एक घटना का जिक्र इतिहासकार करते हैं, लेकिन ये कहानी अतिशयोक्ति से भरा हुआ, अतिशयोक्तिपूर्ण है ना, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। कहा जाता है कि जब वो गाना गाता था तो मंदिरों में जो दीपक रखे गए होते थे वो दीपक अपने आप जल उठते थे, है ना। इतना बढ़िया गाता था, गाते गाते उसी में लीन हो जाता था। तो तानसेन के बारे में देखो, तानसेन बहुत पहले वो डायरेक्ट शुरू से ही अकबर के दरबार में नहीं रहता था, वो रीवा के राजा रामचंद्र के वहाँ सबसे पहले रहता था। ये कहाँ रहता था भाई? रीवा के राजा थे, रीवा के राजा रामचंद्र के वहाँ या रामचंद्र के वहाँ, है ना, चंद्र के यहाँ रहते थे। तो जो तानसेन थे वो कहाँ रहते थे पहले? पीसीएस का एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है कि अकबर के दरबार में रहने से पहले तानसेन कहाँ पे रहते थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के वहाँ रहते थे, ठीक है। अब आ जाओ, अब कहता है कि जो तानसेन थे ना, तानसेन जो थे, इनका असली नाम तानसेन नहीं था, रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे इनका असली नाम क्या था? और इनका जो जन्म हुआ था वो 1506 ईस्वी में। कब बाबू? 1506 ईस्वी में ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था?
ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इनका जो असली नाम है, असली नाम, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे जी थे। ये कौन थे? पांडे जी थे, ठीक है। अब सुनो, तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े लेवल के एग्जाम के लिए। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि तानसेन की जो रचनाएं हैं, तानसेन की रचनाएं, उन रचनाओं का नाम पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रचना का नाम याद रखना, मियाँ की टोडी, मियाँ की टोडी, ठीक है ना। दूसरा याद रखना, मियाँ का सारंग। क्या याद रखना? मियाँ का सारंग। तीसरा जो रचना था वो था मियाँ का मल्हार, मियाँ का मल्हार। और जो चौथा था वो था दरबारी कान्हरा। क्या नाम था? दरबारी कान्हरा। ये प्रश्न आपके एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो कम से कम आपको 4 रचनाओं का नाम या 3 रचनाओं का नाम याद रहना चाहिए। पहला नाम क्या याद रखना है? मियाँ की टोडी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार और दरबारी कान्हरा। क्लियर है? अब आ जाओ। अब चौथा पॉइंट एक यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो रामतनु पांडे थे, जो तानसेन थे, उनको अकबर ने एक उपाधि दिया था, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वनडे एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो अकबर ने इनको एक उपाधि दिया था, जिस उपाधि का नाम था कंठाभरण वाड़ी विलास। क्या नाम था? कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दिया था। तो अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दिया था। क्लियर है? इसका एक और पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट। ये सारे प्रश्न बन चुके हैं, आगे यहीं से प्रश्न बनेंगे। जब भी तानसेन का जिक्र होगा तो इनमें जितने यही सारे पॉइंट है जहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखो, कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि क्यों दिया था? क्योंकि इतना अच्छा गाते थे, उनके गायन से प्रसन्न होकर अकबर ये उपाधि उनको दिए थे। क्लियर है? अब आ जाओ, ये ध्रुपद कौन सा संगीत गाते थे? ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतज्ञ थे, के महान संगीतकार थे। ये आपको याद रखना है। गाना तो गाते थे, लेकिन ध्रुपद किसका गाते थे? ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतज्ञ थे, महान संगीतकार थे, ठीक है ना। तो अब ये 5 पॉइंट कम से कम आपको तानसेन के बारे में याद रहना ही रहना है ना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बार बार क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो रेडी हो, एक बार बोलना है, उसके बाद लिखना, अभी लिखना नहीं है। चलो बताओ, तानसेन कहां पे रहते थे भाई? तेज बोलना है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट बताओ, ये क्या हुआ था भाई? ये जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलो असली नाम क्या था इनका? इनकी रचनाओं का नाम बताओ। एक साथ बोलो ना थोड़ा, ठीक है। चलो, अकबर ने इनको कौन सी उपाधि दिया था? और ये किस शैली के महान संगीतकार थे? क्लियर है? लिख लीजिए। हाँ, अब पूरा तुमको हम ध्रुपद गायन बताएंगे। हो गया? चलो, अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कहता है कि अकबर के दरबार में उसके 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न? 9 रत्न। तो अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे। अब इन 9 रत्नों का नाम याद रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलो, पहला नाम है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल या क्या? अबुल फजल, बात एक ही है। अब्दुल लिखो चाहे अबुल लिखो, अबुल फजल। दूसरा जो है वो है फैजी। क्या नाम है? फैजी। तीसरा है तानसेन। कौन है? तानसेन। चौथा आपका है टोडर मल। पांचवा है बीरबल। क्या नाम है? बीरबल। और जो छठवा है वो है अब्दुल रहीम खान खाने। अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है ना? जो सातवां है उसका नाम है, तो लोग कहाँ कहाँ से आते हो जी? फ़कीर अजीउद्दीन। फ़कीर अजीउद्दीन। आठवां थे मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम है? मुल्ला दो प्याजा। और एक और था नौवां राजा मान सिंह। कौन थे? राजा मान सिंह। ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, ये थोड़े है कि इसके बाद इन्हीं का नाम लिखना है ना? आपको 9 नाम याद रहना चाहिए कैसे भी। तो अकबर के दरबार में उनके 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों का विशेषता ये था कि अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग थे, है ना? जिस क्षेत्र में जो था उस क्षेत्र का धुरंधर था, इसलिए उनको 9 रत्नों में शामिल किया गया था, है ना? तो आपसे पूछा जाएगा अकबर के दरबार में कितने रत्न? 9 रत्न। तो उन 9 रत्नों में किसको किसको शामिल किया गया था? तो पहला अबुल फजल, फिर 9 नाम लिखो। अब इनसे संबंधित जानकारी पढ़ाऊंगा मैं। अब आ जाओ, एक एक को पकड़ते हैं और पढ़ते हैं। मिटाऊं? चलो, अब देखो, अबुल फजल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जहाँ यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि जो अबुल फजल था, इसने ही अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना किया था। आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अकबरनामा का रचनाकार कौन था, तो क्या बताओगे? अबुल फजल। अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था? तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था। याद रहेगा। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है कि यही अबुल फजल जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। क्या किया था इसने? पंचतंत्र का फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। एक चीज और याद रखना, जो मुगल थे ना, मुगल है ना, उनका जो राजकीय भाषा था वो क्या था? फारसी था। मतलब उनके राजकाज की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। ये भी एक बार प्रश्न बन चुका है कि मुगलों का राजकीय भाषा क्या था, कौन सी भाषा थी? तो फारसी भाषा थी। ठीक है, तो आपको याद रखना, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। और एक प्रश्न यहाँ से देख लो, एक और पॉइंट देख लो।
जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के रचनाकार का क्या नाम था? पंचतंत्र का रचना किए थे विष्णु शर्मा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है और कहा जाता है पंचतंत्र बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है विश्व में। ठीक है, तो बाइबिल के बाद दूसरा स्थान किसको प्राप्त है, ये भी प्रश्न बन चुका है, तो आपको याद रखना है पंचतंत्र का। क्लियर है? इसको लिखो। फिर अगला पॉइंट फैजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फैजी के बारे में। ए बच्चा लोग देखो इधर, देखो फैजी का जो पहला पॉइंट याद रखना है, ये जो फैजी था अबुल फजल का बड़ा भाई है। ये कौन है? अबुल फजल का बड़ा भाई है और अकबर ने इसको राज दरबार में राज कवि की पदवी पे रखा था। किस पद पे रखा था? राज कवि। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अकबर के दरबार में उसका राज कवि कौन था? फैजी था। और फैजी किसका बड़ा भाई था? अबुल फजल का। तो आप पहला पॉइंट याद रखना कि अबुल फजल का बड़ा भाई, अबुल फजल का, साथ में लिखते चलो ना, अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर था। राजकवि के पद पर था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी लिखो। साबरा समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है? क्या है हमेशा ऐसे सोती रहती है? एकदम सीधा बैठो, लगे कि हाँ जगी हुई हो। तुम लोग इसी उम्र में लगता है कि एनर्जी लेस हो गया, पूरी तरह से एनर्जी है नहीं क्या आपके पास? है ना? तो एकदम लगे देखने पे कि हाँ ऊर्जावान हो, चेहरे पे चमक होना चाहिए, है ना? बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आप एकदम ऊर्जा से भरे पड़े हो, ठूस ठूस के ऊर्जा भरा हुआ है। लेकिन तुम लोगों पे लगता है कि कोई एकदम निचोड़ के ऊर्जा निकाल लिया है तुम लोगों में से, है ना? अब आ जाओ। अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, और ये अकबर के दरबार में किस पद पे था? राजकवि के पद पे था। अब देखो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कहता है कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अकबर ने किस विभाग की स्थापना किया था? अनुवाद विभाग। अब पूछता है किसकी अध्यक्षता में किया था? तो क्या बताओगे? तो अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। लिखिए कि अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से तीसरा पॉइंट। देखो पॉइंट पे पॉइंट मिलता है, ठीक है ना? यहीं से प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ोगे ना तो बहुत फ़ायदा मिलता है। अब फैजी पकड़ें तो फैजी से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो बता दे रहा हूँ एक जगह। अब सुनो, अनुवाद विभाग की स्थापना कर दी जाती है। अब कहता है कि फैजी लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसका? लीलावती क्या है अभी बता रहा हूँ, पहले लिख लो कि फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अब देखो लिख लिए, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती कहाँ से आ गई? ये कौन सी पुस्तक है भाई? तो कहा जाता है कि एक किताब है जिस किताब का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। क्या नाम है?
सिद्धांत शिरोमणि, क्या नाम है? सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार थे भास्कर द्वितीय। क्या नाम था? भास्कर द्वितीय। आईएएस के एग्जाम में यहां से स्टेटमेंट बना के पूछा गया था, ठीक है। तो भास्कर द्वितीय लगभग 1150 ईस्वी के आसपास में इसकी रचना हुई थी, ठीक है ना। भास्कर द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना किए थे, ठीक है। अब सिद्धांत शिरोमणि के कितने भाग थे? 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4। उन 4 भाग में से एक जो भाग था उसका नाम था लीलावती। और ये जो लीलावती था ये अंक गणित पर लिखी गई पुस्तक थी। अंक गणित पर लिखी गई पुस्तक थी। क्लियर है? अब इस अंक गणित पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। देखो यहां से इतनी जानकारी याद रखो, ठीक है। लिख लिए? ठीक है। अब देखो फैजी आगरा जा रहा था। कहाँ जा रहा था? आगरा। रास्ते में इसकी मुलाकात एक सरदार से होती, जिस सरदार का नाम था वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? वीर सिंह बुंदेला। इसको रास्ते में ही पकड़ के हत्या कर दिया। ऐसे फैजी की मृत्यु हो गई। तो फैजी की मृत्यु कैसे हुई उसके संबंध में ये जानकारी याद रखना कि फैजी आगरा जा रहा था, रास्ते में वीर सिंह बुंदेली नामक एक सरदार मिला और उसकी हत्या कर दिया। ठीक है, लिख लो, ये जानकारी है। आगरा जाते समय क्या हंस रहे हो जी? अभी ताजमहल का निर्माण हुआ नहीं है, अभी शाहजहां आने वाला है। अभी तो अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद ना आएगा शाहजहां। जगह देखने गया था, बहुत बढ़िया। आगरा जाते समय रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने फैजी की हत्या कर दी। फैजी की हत्या कर दी, ठीक है ना। इस तरह से फैजी मर गया। चलो बताओ, फैजी का पहला पॉइंट बताओ क्या था? बोलने में कष्ट हो रहा है क्या पीछे? बसर नहीं बोलेगा तो सबको शांत करा, तुमको खड़ा करके बुलवाऊंगा। इसके बाद देख लूंगा, अगर जिसका मुंह नहीं चला चलना चाहिए उसको खड़ा करूंगा। चलो दूसरा पॉइंट बताओ। हाँ ठीक है। क्या कह रहा है? मतलब बारात ले जाने की तेजी है क्या? दूल्हा बना है तो पहले ही भाग जाएगा। हाँ देखिए, तीसरा पॉइंट बोलो। बस, लीलावती किसका अंश है? सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? कब लिखा था? ये डेट लगभग में है, जाके देख के आना। सर 55 दिया है, 56 दिया है, तो हम उसमें नहीं फंसना चाहते हैं भैया। चलो चौथा पॉइंट बताओ क्या था? चलिए भाई मिटा दूं? तुम लोग बोलते कम हो, आऊं ज्यादा करते हो। चलो आ जाओ। अब देखो, इसके बाद तानसेन। तानसेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आओ हम पढ़ते हैं बीरबल के बारे में। किसके बारे में? बीरबल। यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। बीरबल
सुनो, बीरबल से पहला पॉइंट क्या बनेगा? पहला पॉइंट, इनका नाम ही पूछा जाता है। इनका असली नाम महेश दास था। असली नाम क्या था? महेश दास। और इनका जो जन्म था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राह्मण परिवार में। महेश दास का जन्म कहाँ हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब सुनो, यहां से दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है कि अकबर ने बीरबल को, मतलब महेश दास को उपाधि दिया था, है ना? कौन कौन उपाधि, ध्यान से देखना। तो अकबर ने उपाधि दिया था। उपाधि दिया था। कौन कौन सा उपाधि देखो। तो महेश दास को उपाधि किसका, पहला क्या याद रखना है? बीरबल क्या है? एक उपाधि का नाम है। क्या है? बीरबल, है ना? फिर देखो, एक और उपाधि इनको दिया गया था, नरहरि। किसका दिया गया था? नरहरि। एक और उपाधि दिया गया था, कवि प्रिय। क्या दिया गया था? प्रिय नहीं, प्रिय, कवि प्रिय, है ना? एक और उपाधि दिया गया था, महापात्र। महापात्र की ये 4 उपाधियां अकबर ने किसको दे रखा था? बीरबल को दे रखा था। ये चारों पूछा गया है आपके एग्जामों में। आपको चारों याद रखना है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बीरबल और कवि प्रिय। ये 2 उपाधियां बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? तो आपको ये 2 याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि जो बीरबल था वो हमेशा अकबर के साथ रहता था। हमेशा अकबर के साथ रहता था, उनके साये के रूप में, उनके परछाई बन के रहता था, ठीक है? हमेशा आप देखोगे अकबर और बीरबल की कहानी सुनने के लिए मिल जाता है, मिलता है ना? तो अकबर बीरबल हमेशा साथ रहते थे। उनका बहुत ही प्रिय चेला था, अकबर का चेला था। जैसे तुम लोग हमारे चेले हो लेकिन पता नहीं तुम लोग ऐसे चेले हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो। हाँ, आ जाओ। अब बीरबल की हत्या देखो कैसे होती है। बीरबल को अकबर भेजता है यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाने के लिए। किसका विद्रोह दबाने के लिए? यूसुफ जाई जो थे, जाति के जो लोग थे, वो विद्रोह कर दिए थे। तो अकबर बीरबल से कहा कि जाओ यार, उस विद्रोह को खत्म करो, हमारे राज्य में विद्रोह नहीं होना चाहिए। अब बीरबल गया सेना लेकर, तामझाम लेकर अपना, और जब गया विद्रोह को दबाने के लिए, तो यूसुफ जाई विद्रोहियों ने ही उसकी हत्या कर दी। तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये याद रखिएगा। चलिए लिखिए, बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में हो गई। बस ऐसे ही लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए आप लोग। तैयार हैं? तो लास्ट है, थोड़ा सा दम लगा के। हैया होता है ना, दम लगा के। हैया होता है कि क्या होता है बता? है जा, है जा। आजकल गांव में बच्चे बोलते हैं ना जी, दम लगा के हैसा। हैसा माने नहीं समझ आया? चलो बोलो, बीरबल का पहला पॉइंट बोलो, असली नाम क्या था? बहुत बढ़िया। इसकी उसको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? एकदम आम करो, एक एक बोलना था। चलो तीसरा पॉइंट, इसका मृत्यु कैसे हुआ? चलिए स्वाहा, जाइए।